समर में घाव खाता है, उसी का मान होता है। छिपी उस वेदना में अमर बलिदान होता है। सृजन में चोट खाता है छेनी और हथौड़ी का, वहीं पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रगति सिंह अपने YouTube चैनल लर्न विद फन में आप सभी परिवार का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और अब श्रावण जो मास है वो स्टार्ट हो चुका है। आज पहला सोमवार भी है, तो मेरी तरफ से आप सभी परिवार, मेरे YouTube के सभी परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आशा करूंगी कि जो भगवान शंकर हैं वो अपनी कृपा सब पर बरसाएं, हम सारे स्टूडेंट्स पे बरसाएं, और हम लोग जो है सच्ची श्रद्धा रखते हैं उनके प्रति। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज हम लोग जो है मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ क्योंकि आज डे बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा दिन है। बारिश बहुत हो रही है, तो बारिश से तो मेरा एक स्पेशल कनेक्शन है कि हाँ, बारिश होती है तो आई फील कि बहुत अच्छा लगता है, तो मन भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये रहता है कि हाँ चलिए आज ये पढ़ाया जाए बच्चों को। तो इस तरीके से ये है। और पहला सोमवार है और बारिश नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अब जो है गर्मी वाली बात नहीं है, हम लोग आराम से बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि पूरा जो वातावरण है, जो हम लोग वैसे भी एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, तो वो बहुत झूम रहा है। तो हम लोग भी, पूरी हरियाली है चारों तरफ, तो हम लोग भी अपने मन को जो है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुकून मिल रहा है उन सारी चीज़ों को देख के। तो आइए पढ़ते हैं एनवायरनमेंट। वो तो देख ले रहे हैं अपनी आंखों से, कुछ अपने आंखों से, कुछ बुक्स की भी कुछ चीज़ें हैं जो सुन लें और कवर अप करते हैं। तो शुरुआत आज हम लोग करेंगे लेसन सेकेंड से, जिसका टाइटल है इनसाइड आवर अर्थ। उसको पढ़ेंगे। आई होप जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया आवर एनवायरनमेंट का, जिसमें जो फर्स्ट चैप्टर था वो एनवायरनमेंट था, तो आप लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप लोग जाके देखिए, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आइए देखते हैं हमारे पृथ्वी के अंदर, यानी इनसाइड आवर अर्थ। अर्थ बोल रहा है यानी कि बायोस्फीयर की बात कर रहा है, जहाँ पे और अदर स्फीयर यानी कि लैंड, एयर, वाटर इंटरैक्ट करते हैं विथ ईच अदर एंड सपोर्ट लाइफ। तो ये चीज़ें, इसीलिए इनसाइड आवर अर्थ लिखा हुआ है कि हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एक बाहर निरंतर परिवर्तन होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? तो आप देखिए, पढ़ते हैं पृथ्वी का आंतरिक भाग यानी कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। चित्र देखिए, आपको पता चल जाएगा। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं, यानी कि सबसे ये जो अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। परपट्टी यानी कि क्रस्ट। उसके बाद से ये सबसे पतली परत होती है, ये सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से जो है वो मिलिका एवं एल्यूमिना जैसे सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी हुई है। यानी कि ये जो चीज़ है, द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास जो है वो सिलिका और एल्यूमिनाई से बना हुआ है। इट इज थस कॉल्ड सियाल। सियाल का मतलब क्या होता है? SI से सिलिका और AL से एल्यूमिनिया। उसके बाद से देखिए दिया हुआ है कि महासागर की परपट्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी है, इसीलिए इसे सीमा मतलब कि SI से सिलिका और MS से मैग्नीशियम। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें थी जो हम लोग ने पढ़ ली। अब देखिए डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं कि कैसे जो है महाद्वीपीय परपट्टी है, महाद्वीप है, महासागर है, महासागरीय परपट्टी है, और ये सारी चीज़ें। तो इस डायग्राम में हम लोग क्या देख रहे हैं? एक दिया हुआ है, एक वो है, फिगर है, पॉइंट है कि जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड्स अप टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन थी जो हम लोग ने इस चीज़ में पढ़ ली। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि महाद्वीपीय परपट्टी क्या है, महाद्वीप क्या है, महासागर क्या है, महासागरीय परपट्टी क्या है। यानी कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट की बात कर रहे हैं कि क्या होता है, कैसे है। तो डायग्राम के थ्रू हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। देखिए क्रस्ट किसको कह रहा है, और जो है महासागरीय परपट्टी किसको कह रहा है, महाद्वीपीय परपट्टी किसको कह रहा है। तो ये सारी चीज़ें। तो हम लोग ने क्या पढ़ा कि 3 लेयर्स होती हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ की। कौन कौन सी? क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट सबसे ऊपरी परत है, वो सबसे पतली परत भी होती है, और वो कहाँ तक एक्सटेंड करती है? तो 35 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल मास में एक्सटेंड
डिस्प्लेसमेंट करती है और ओशियन फ्लोर्स पे बस 5 किलोमीटर करती है। उसके बाद से मेंटल होता है जो बीच का लेयर होता है, और जो कोर होता है वो सबसे जो है निचली परत होती है। उसके बाद से दिया हुआ था कि जो मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है कॉन्टिनेंटल मास के, वो सबसे पहले जो है वो सियाल है। सियाल का क्या मतलब होता है? SI सिलिका, AL से एल्यूमिनियम। उसके बाद से सीमा आ जाता है। सीमा का मतलब SI से सिलिका और M से मैग्नीशियम। उसके बाद से नीफे आ जाएगा, यानी कि NI से निकिल और F से फेरस यानी कि आयरन। तो इस तरीके से जो है हम लोग अच्छे में सारी चीज़ों को पढ़ ले रहे हैं और सारी चीज़ों को समझ ले रहे हैं। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या आप जानते हैं, डू यू नो? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आइए डू यू नो में देखते हैं क्या है। दिया हुआ है कि विश्व की सबसे गहरी खान, जो विश्व की यानी कि द डीपेस्ट माइन, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोल दे रही हूँ। कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत हिंदी में समझने में प्रॉब्लम होती है, तो वो इंग्लिश में अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको अच्छी तरीके से हिंदी में समझा सकूं, ताकि आप जो है सारे मैटर को समझ सके। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आई थिंक हिंदी ही समझ पा रहे हैं, तो इट्स ओके। मैं अच्छे तरीके से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको समझा दूँ। तो आइए देखते हैं डू यू नो में क्या है कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तो इसको इंग्लिश में दिया हुआ है कि द डीपेस्ट माइन इन दी वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका। इट इज अबाउट 4 किलोमीटर डीप। In search for oil, engineers have dug a hole about 6 किलोमीटर deep, यानी कि तेल की खोज में इंजीनियर ने 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा, यानी कि to reach to the center of the earth, which is not possible exactly, you will have to dig a hole 6000 kilometer deep on the ocean floor। तो इस तरीके से हम लोग ने देख लिया कि जो डीपेस्ट माइन है वर्ल्ड में वो कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में है। ठीक, अब देखिए, अब आप मुझे बताइएगा कि जो साउथ अफ्रीका है वहाँ से कोई भी जैसे जो है वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका में क्या पाया जाता है? अगर क्योंकि हम लोग इनसाइड अर्थ की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सा मिनरल सबसे ज़्यादा अमाउंट में है, ये अबंडेंट अमाउंट में है साउथ अफ्रीका में? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देखिए आते हैं कि क्या आप जानते हैं, पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जिसकी त्रिज्या लगभग 35 किलोमीटर है, ये मुख्यतः निकिल, अब ये क्रस्ट की कोर की बात कर रहा है, सॉरी, सबसे निचले परत की। तो दिखा हुआ है द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विच इज अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर, यानी कि जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। ये मुख्यतः निकिल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे जो है नीफे जो यानी कि निकिल तथा फेरस कहते हैं। केंद्रीय कोड का तापमान एवं दाब काफी ऊंचा होता है। तो इस तरीके से देखिए आप लोग सारी चीजें समझ लेंगे, यानी कि द सेंट्रल कोर हैज अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखिए शैल एवं खनिज, इसमें आते हैं तो कितने, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, दैट इज इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तो पहले आते हैं पढ़ते हैं। पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। तो सबसे पहले क्या, मुख्यतः इग्नियस यानी कि शैल अवसादी, सेडिमेंट्री, और शैल एवं कायांतरित को मेटामॉर्फिक कहते हैं। द्रवित माग्मा जब ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इस प्रकार बने शैल को हम लोग इग्नियस कहते हैं। यानी द्रवित माग्मा जो द्रवित मैग्मा होता है जब वो ठंडा हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? इग्नियस कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। अग्नेय शैल 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्भेदी शैल और बहिर्भेदी शैल। तो ये सारी चीजें। अब आते हैं, क्या आप जानते हैं? तो पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपट्टी है, जो 84% है मेंटल एवं 15% जो हिस्सा है वो कोर है। पृथ्वी की त्रिज्या जो है 6371 किलोमीटर है। तो इस तरीके से सारी चीजें पढ़ ली। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि जो इग्नियस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, दैट इज इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक, यानी कि बहिर्भेदी और अंतर्भेदी। तो आइए पढ़ते हैं। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं?
वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। तो लावा किसे कहते हैं? जो द्रवित मैग्मा है आग की तरह, उसे लावा कहते हैं, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाती है। तो जब भी जो द्रवित मैग्मा है वो आग की तरह होता है, और जब वो पृथ्वी की सतह पे बाहर निकल के आ जाएगी तो हम उसे जो है मैग्मा कहते हैं। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पे आ जाती है तो ये तेजी से ठंडी होकर ठोस बन जाती है। परपट्टी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं, यानी कि एक्सट्रूसिव। बहिर्भेदी का मतलब क्या है? कि किसी चीज को वो भेद के, यानी कि पृथ्वी के अंदर से निकली हुई है, तो भेद के जो चीज बाहर निकलती है तो उसे हम जो है माने जो रॉक्स होता है तो उसको हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक यानी कि बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं, जो परपट्टी से जो भेद के बाहर निकली होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वालों से, बहुत महीन दाने वाली होती है। उदाहरण के लिए बसाल्ट, यानी कि एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक में एग्जाम्पल बसाल्ट कहते हैं। दक्कन पठार जो होता है वो बसाल्ट शैलो से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपरपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। तो जब गहराई में ठंडा हो जाएगा तो इस प्रकार बने ठोस तल को हम अंतर्भेदी यानी कि वो इंटीरियर यानी कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक यानी कि सॉलिड रॉक सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड, वो जो डीप इनसाइड अर्थ है उसे हम जो है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। उसके बाद से देखिए दिखा हुआ है धीरे धीरे ठंडे होने के कारण ये जो दोनों होते हैं वो लार्ज ग्रेन्स बन जाते हैं। ग्रेनाइट इसका एग्जाम्पल है सच रॉक्स का। अब देखिए आते हैं कि शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे टुकड़ों को अवसाद कहते हैं यानी कि सेडिमेंट्स कहते हैं। यानी कि rocks roll down, crack and hit each other and are broken down into small fragments. These small particles are called sediments. उसके बाद से दिया हुआ है कि ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। यह अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बन जाते हैं। इस प्रकार की शैल को अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर, ये एग्जाम्पल याद होना चाहिए। बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधों, जानवर एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन शैलों से बने पर रहे हैं कि जीवाश्म भी हो सकते हैं, यानी कि सेडिमेंट्स में जो है वो जीवाश्म भी पाया जाता है। और लिखा हुआ है कि अग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल में परिवर्तित हो सकते हैं। यानी उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी जो है स्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ने सेडिमेंट्री रॉक्स को भी पढ़ लिया और मेटामॉर्फिक रॉक्स को भी पढ़ लिया। तो देखिए सेडिमेंट्री रॉक में अगर बात की जाए तो लिखा हुआ था कि these loose sediments are compressed and hardened to form layers of rock. These types of rock are called sedimentary rocks. For example मैंने जो पढ़ा था तो बोल दिया हुआ है कि sandstone is made from grains of sand. These rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. यानी कि अवसादी जो रॉक्स होते हैं, जो शैल होते हैं, उसमें जो जीवाश्म पाए जाते हैं। अब देखिए अब और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ गए। क्या है कि डू यू नो में लिखा हुआ है कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपट्टी है। जो 84% है वो मेंटल है, 15% जो है कोर है। यानी कि 1% क्रस्ट है, 84% जो है मेंटल है और 15% मेक्स द कोर। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर। अब देखिए वर्ड ओरिजिन यानी कि जो है शब्द की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। तो इग्नियस जो है वो लैटिन वर्ड इग्नस से बना है जिसका मतलब आग होता है। तो लैटिन शब्द जो है इग्नस जिसका अर्थ है अग्नि, और जो है सेडिमेंट्री जो है वो लैटिन वर्ड सेडिमेंट से बना हुआ है जिसका मतलब होता है स्थिर, क्योंकि वो छोटे छोटे जो डिफरेंट जो क्रैक्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, वो टूट जाते हैं, उसके बाद से ब्रोकन हो जाते हैं और स्मॉल फ्रेगमेंट्स बना जाते हैं, एक जगह इकट्ठित हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, तो उसे हम सेडिमेंट्स कहते हैं। तो वहीं सेडिमेंट्री जो है लैटिन वर्ड सेडिमेंट से बना है जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। उसके बाद से मेटामॉर्फिक है, ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस से बना हुआ है जिसका मतलब चेंज ऑफ फॉर्म होता है। क्योंकि जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक में तभी चेंज होते हैं अंडर ग्रेट हीट और प्रेशर से।
तो ये सारी चीजें। उसके बाद से शब्दावली में थी जीवाश्म किसको कहते हैं कि फॉसिल्स, द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक आर कॉल्ड फॉसिल्स, यानी कि शैलों की परत में दबे जो मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ने फॉसिल पढ़ लिया। देन हम लोग ने वर्ड ओरिजिन में देख लिया कि इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक जो है तीनों। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग याद करिएगा कि जो इग्नियस है और जो इग्नियस और सेडिमेंट्री है वो दोनों लैटिन वर्ड से, मेटामॉर्फिक ग्रीक वर्ड से। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि कैसे जो है हाउ रॉक्स आर वेरी यूजफुल, मतलब कि शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कैसे? कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। तो जब भी आपको बात की जाए कि कठोर शैल का कहाँ उपयोग होता है, तो उसका उपयोग जो है सड़क, घर और इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए जो 7 पत्थर है, यानी जब हम पिट्ठू खेलते हैं, चिबड़ी, और उसके बाद से जो है स्टापू या किटकिट, 5 पत्थर यानी गिट्टी आदि। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी भी प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से देखिए हम लोग ने कैसे जो रॉक्स हैं वो बहुत यूजफुल है, तो वो हम लोग ने पढ़ लिया, यानी कि शैल हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, उनके कठोर पत्थरों का कहाँ उपयोग होता है, तो ये सारी चीजें हैं। आज मैंने एनवायरनमेंट डाला क्योंकि जो जितनी भी हरियाली है वो बहुत ज़्यादा हम सबको मोह रही है। तो इस तरीके से एनवायरनमेंट भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। ये 2nd चैप्टर है, इसमें टोटल 9 चैप्टर है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और आप लोग है इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये सुपर टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, प्लस सी टेट में 1 to 5th के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो ये आते हैं, थोड़ा बहुत समरी अब बना लेते हैं कि इग्नियस रॉक कितने प्रकार के रॉक होता है। तो इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक्स 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्भेदी, बहिर्भेदी। अंतर्भेदी का मतलब क्या होता है कि वहीं जो द्रवित मैग्मा पृथ्वी के अंदर जब ठंडा हो जाती है तो उसे हम जो है इंट्रूसिव यानी कि अंतर्भेदी शैल कहते हैं। और बहिर्भेदी का मतलब जो बाहर आके ठंडा होता है उसे हम द्रवित मैग्मा, जब पृथ्वी के सतह पे आ जाता है वो ठंडा हो जाता है तो उसे हम बहिर्भेदी कहते हैं। अब देखिए आते हैं, पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि आओ कुछ करके सीखें। अनेक स्मारकों के चित्र एकत्र कीजिए तथा पता कीजिए कि वे किन शैलों से बनी है। 2 चित्र आपके लिए एकत्रित किए गए हैं। ये जो चित्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली यही चित्र दे दिया गया था किसी ईयर में और पूछा था कि किस से बना हुआ है, यानी कि द रेड फोर्ट इज मेड ऑफ रेड स्टोन। और ताजमहल किससे बना हुआ? द ताजमहल इज मेड ऑफ वाइट मार्बल। तो देखिए कि लाल किला जो है वो लाल बलुआ पत्थर से बना है और जो ताजमहल है वो सफेद संगमरमर से बना है। तो इस तरीके से हम लोग ने ये भी चीजें जो है देख ली कि लाल किला किससे बना हुआ है, तो वो बलुआ पत्थर से है। ताजमहल किससे बना है? तो सफेद संगमरमर से बना हुआ है। तो ये सारी चीजें। 1st चैप्टर आई होप सारे बच्चों ने जो है वो कंटेंट, अभी बहुत बच्चों ने नहीं देखा है, बहुत कम बच्चों ने कंटेंट देखा है एनवायरनमेंट का 1st चैप्टर, जिसमें हम लोग ने बहुत सारी चीजें डिस्कस की कि एनवायरनमेंट किस वर्ड से बना हुआ है। और हाँ, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो एनवायरनमेंट है वो किस वर्ड से बना हुआ है और उसका मतलब क्या होता है। उसके बाद से दूसरी चीज़ हम लोग ने कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ा। उसके बाद से हम लोग ने ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, वो सारी चीज़ें पढ़ ली। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चे जो है इससे बेनिफिट हो सके, सारे बच्चे पढ़ सके। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद से आप लोग भी जब भी पढ़िए एक कॉपी लेके बैठिए ताकि आप नोट्स भी बनाते रहेंगे या फिर वीडियो को बार बार भी आप देखेंगे तो आप सारी चीज़ें जो है NCERT है तो उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से देख लेंगे और पढ़ लेंगे। तो ये है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है रॉक साइकिल पढ़ेंगे। तो रॉक साइकिल क्या है? देखिए, आपको जान के आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दिशाओं में एक ही प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं, यानी कि रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या है? You will be surprised to know that one type of rock changes to another type under certain conditions in a cyclic manner. Cyclic manner में होता है। Then this process of transformation of the rock from one to another is known as rock cycle. तो ये है रॉक साइकिल। तो हम लोग ने ये सारी चीज़ें पढ़ ली। अब देखिए कैसे रॉक साइकिल होता है। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नेय शैल बन जाता है।
हाँ, ये बहुत अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं, यानी सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद से दिया हुआ है कि ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी शेल कायांतरित शेल में बदल जाते हैं, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाते हैं। तो लिखा हुआ है कि sedimentary rocks and igneous rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शेल पुनः पिघलकर, अब देखिए जब फिर से प्रेशर होता है, फिर से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो अब ये पिघल जाएगा कायांतरित शेल जो होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। उसके बाद से वो पुनः पिघलकर द्रवित माग्मा बन जाते हैं। फिर ये द्रवित माग्मा फिर पुनः ठंडा होकर आग्नेय शेल हो जाएगा। उसके बाद से फिर आग्नेय शेल जो होगा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर वो अवसादी शेल बना देगा। तो इस तरीके से ये जो है ये साइक्लिक मैनर में अंडर सर्टेन कंडीशंस ये सारे चेंजेस वन फॉर्म टू अनदर जो है चलते रहते हैं, तो इसे हम रॉक साइकिल कहते हैं। अब देखिए ये दिया हुआ है कि शेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है, यानी कि जो शेल होता है वो रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस which have certain physical properties and definite chemical compositions, यानी कि शेल विभिन्न खनिजों से बनी है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। ये किसकी बात कर रहा है? मिनरल्स की बात कर रहा है, जिनमें दिया हुआ है कि फिजिकल प्रॉपर्टी एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। उसके बाद से लिखा हुआ है कि खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग या फिर प्रयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कि कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम एक्सेट्रा। अब देखिए ये लिखा हुआ कि आओ कुछ करके सीखें। क्या दिया हुआ है कि आपके राज्य में कौन से खनिज पाए जाते हैं, अपनी कक्षा में दिखाने के लिए कुछ नमूने एकत्र कीजिए। तो ये तो बच्चों के लिए है जो उस क्लास में रहेंगे। ये सारी भी चीज़ें एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें लेट्स डू होता है। तो इस तरीके से जो है बच्चे, अगर साइकोलॉजी पेडागोजी की बात की जाए तो उसमें बच्चे जो है करके सीखते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो एनसीईआरटी जो है बहुत ज़्यादा जो है फोकस करता है। तो आइए पढ़ते हैं, मैंने इंग्लिश में से पढ़ देते हैं कि मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल coal, natural gas and petroleum. They are also used in industries जिसमें iron, aluminium, gold, uranium etc. in medicine, in fertilizers etc. तो मिनरल्स का हम लोग ने कैसे यूज देखा कि कैसे इंडस्ट्रीज में होता है ये। अब देखिए लास्ट करते हैं, ये हमारा जो है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो द्रवित माग्मा से बने शेल क्या कहलाते हैं? आग्नेय, अवसादी या कायांतरित। तो बहुत अब तो सारे जो पॉइंट्स है, कंटेंट है वो पढ़ लिए तो सारे बच्चे आंसर दे देंगे। तो द्रवित माग्मा से बने शेल को हम आग्नेय कहते हैं क्योंकि वही जो होता है वो जब ठंडा हो जाता है, तो जब पृथ्वी के अंदर अगर वो ठंडा होगा तो उसे हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं, और पृथ्वी के बाहर आके वो जब ठंडा होगा तो उसे हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं, यानी बहिर्भेदी आग्नेय शेल कहते हैं। और पृथ्वी के अंदर होगा तो अंतर्भेदी जो है आग्नेय शेल कहते हैं। तो द्रवित माग्मा से बने शेल को आग्नेय कहते हैं या इग्नियस इंग्लिश में बोलते हैं। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या होती है? तो परपट्टी, कोड या मेंटल। तो सबसे पहले जो होता है वो क्या होता है? तो क्रस्ट, मेंटल, कोर। परपट्टी यानी क्रस्ट और मेंटल और कोर। तो सबसे भीतरी परत की बात करा तो वो कोर हो जाएगा, हिंदी में से क्रोड बोलते हैं। इसमें थर्ड है कि सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है? तो शेल हम लोगों ने पढ़ा था कि छोटे छोटे जो है मिनरल्स से बने होते हैं। तो मिनरल्स में क्या आ जाता है? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें। तो देखिए तो सोना, पेट्रोलियम और कोयला किसके उदाहरण है? वो खनिज के उदाहरण। शेल जिसमें जीवाश्म होते हैं तो वो क्या होता है? अवसादी सेल। अवसादी का मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स, क्योंकि वो छोटे छोटे सेडिमेंट से बना होता है जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं। उसमें क्या क्या पाए जाते थे? तो हम लोग ने पढ़ा था कि वो ग्रेन्स ऑफ सैंड से बने होते हैं। वो उसमें फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, जीवाश्म होते हैं किसके? पेड़ पौधे के और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जो उस पे कभी रहा करते थे। तो जो जीवाश्म होता है वो किसमें पाया जाता है? तो अवसादी सेल में। उसके बाद से दिया हुआ है कि पृथ्वी की सबसे जो है वो निचली परत जो थी वो क्या थी? तो हम लोग ने सबसे जो है जो थीनेस्ट लेयर, सबसे पतली परत क्या होती है? तो वो
जो क्रस्ट होता है। तो इस तरीके से जो है हम लोग ने सारी चीज़ें ख़त्म कर दी और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जो है अच्छे पेस में जा रहे हैं। कल 2 वीडियो आए थे, कल हिस्ट्री का भी एक वीडियो आया था, थोड़ा बहुत लेंदी था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है बहुत कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि कोऑपरेशन से क्या होगा कि आप लोग जितना भी मैं वीडियो डाल रही हूँ उनको जितना ज़्यादा शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और बस आज के लिए बस इतना ही। आप लोग जो है सावन महीने में भगवान की, शंकर भगवान की पूजा करते रहिए, उनकी कृपा जो है आप सब पे रहे, यही मेरी शुभकामना है। और सावन मास है तो उसके लिए आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और जो है सारे वीडियोस को जितना ज़्यादा है लाइक कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस तरीके से सारे बच्चे जो है उन सबको बेनिफिट हो, मैं यही चाहती हूँ। और बस इतना ही आज के लिए। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। हाँ हेलो।